तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देख लेते हैं जो सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन बाकी था हिंदी में, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, आप लोग को शुरू से फिर से करा दिया जा रहा है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, यानी 20 के दांत कहानी जो है उसको शीर्षक 20 का दांत ही क्यों रखा गया है, इसकी सार्थक स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। देखिए, उत्तर में हम लोग लिखेंगे 20 के दांत सार्थक पूरी तरह से सही और सटीक है। पहला उसमें हम यहाँ आप लोग पहला लिख लीजिएगा। पहला क्या है कि अहंकार का प्रतीक, यानी कहानी में सेन साहब का जो बेटा खोखा है अमीरू अमीर के घमंड और क्रूरता का प्रतीक है। और दूसरा है, यहाँ पे दो लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ घमंड का टूटना, यहाँ पे घमंड का टूटना लिख के हेडिंग देके डैश मार के लिखिएगा। गरीब मदन जब कासू के दो दांत तोड़ देता है तो वह असल में सेन साहब और अमीर अमीर होने के अहंकार को तोड़ता है। अब यहाँ से इसका निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे कि इसलिए कासू के वे दो दांत थे, वास्तव में वे 20 के दांत थे जिन्हें मदन ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसीलिए एक जो कहानीकार है वो इस कहानी का शीर्षक 20 के दांत ही रखा है। आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का आप वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सेन साहब के घर में बेटा और बेटियों के लिए पूरी तरह से अलग नियम थे। इसमें पहला हम लोग हेडिंग दे के लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा इसको, बेटे के लिए नियम, यानी बेटियों के लिए नियम। आप लोगों को पता है, वो लोग को 5 बेटियां थी और इसमें हम लिखेंगे पांचों बेटियों को केवल तमीज़ सिखाई गई थी, उन्हें दौड़ने, खेलने या ज़ोर से हंसने की आज़ादी नहीं दी गई थी सेन साहब के परिवार में। अब यहीं पे स्टार मार के हेडिंग दे के लिखिएगा, बेटे के लिए छूट, यानी जो बेटा उनका खोखा था, इकलौता लड़का था, उसके घर में कोई नियम लागू नहीं होता था, उसके लिए घर में कोई नियम लागू नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था और बदले में उसको प्यार दुलार मिलता था डांट फटकार की जगह। अब भविष्य की सोच, तीसरा आप लोग 3 नंबर दे के स्टार मार के, नहीं स्टार नहीं मारे, 3 नंबर देकर और हेडिंग देकर ब्लैक पेन से डैश मार के ब्लू पेन से लिखिएगा, बेटियों को सिर्फ पराया धन माना जाता था उनके परिवार में, जबकि बेटे को बचपन से ही इंजीनियर बनाने का सपना देखा जा रहा था। बताइए, यही ना सेन साहब के परिवार में लड़कों और लड़कियों में अंतर था। इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खोखा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो उत्तर में हम लोग लिखे, खोखा अपने माता पिता के बुढ़ापे की उम्मीद था, इसलिए वह हर मामले में अपवाद था। पहला, नियमों से परे था, जो नियम से हट के होता है वही तो अपवाद होता है। तो ये हाँ, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने माता पिता के बुढ़ापे का उम्मीद था। हम आप लोग को चैप्टर में बताए थे कि जब सेन साहब को कोई उम्मीद नहीं था कि लड़का होगा या लड़की, तो खोखा अंतिम समय में, बुढ़ापे के समय में पैदा हुआ था, तो इसलिए उसको प्यार दुलार बहुत ज़्यादा मिल रहा था, तो इसलिए वो उसको हर मामले में अपवाद बना दिया गया था। तब पहला हम लोग लिखेंगे नियमों से परे, यानी नियम से बहुत हट के वो रहता था। जहाँ उसकी बहनों के लिए सख्त पाबंदियाँ बनाई गई थी, वहीं खोखा के लिए घर का कोई नियम नहीं था, आज़ाद था वो। दूसरा हर्फ है यहाँ पर, दूसरा नीचे ऐसे पाए दे लीजिएगा, आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा, तोड़ फोड़ किए जाती, घर में घर की चीज़ें गाड़ियाँ तोड़ देता था,
तो भी उसे डांटने के बजाय इंजीनियर बनने की लक्षण कहा जाता था। यानी इंजीनियर बनने की लक्षण लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग को थोड़ा सा मिट गया है, देख लीजिएगा। कोई भी सामान अगर खोखा तोड़ ताड़ देता था घर के, तो उसको सेन साहब को लगता था कि नहीं, वो इंजीनियर बनने के सपना है उसका, और उस जानना चाहता है कि उसमें क्या चीज़ है। और तीसरा व्यवहार, वह अपनी बहनों और नौकरों पर भी हाथ उठा देता था, फिर भी उसे लाड प्यार मिलता था। यही है ना अपवाद, व्यवहार में भी अपवाद है, घर के नियम में भी अपवाद हो गया, और तोड़ फोड़ में भी आज़ादी है। तोड़ फोड़ अगर कोई कर देता है तो उसको डांट सुनना पड़ता है, और खोखा करता है तो इंजीनियर बनने का लक्षण उसमें देखा जाता है। तो इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, चौथा कह रहा है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे बच्चों, सेन दंपत्ति की संभावनाएं। सेन दंपत्ति अपने खोखा को एक बड़ा इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने की संभावना देखते थे उसके अंदर। तो यही है, सेन दंपत्ति अपने बेटे खोखा को एक बड़ा इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, और इसके लिए शिक्षा क्या किए थे। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे से शिक्षा लिख के हेडिंग दे के डैश मार के लिखिएगा। इसके लिए उन्होंने उसे किसी स्कूल में भेजने के बजाय बल्कि घर में ही कारखाने के बढ़ई मिस्त्री की ट्रेनिंग दिलवाना तय किया था, ताकि वह बचपन से ही औजारों से खेलना सीख सके, और जो उसकी अंगुलियां हैं औजारों की तरह काम करने लगे। ये ना था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब इसमें सप्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आ गया है। पांचवा क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट करिएगा। देखिए, कह रहा है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग को अंतिम में 5 नंबर का क्वेश्चन में एक ठो व्याख्या करने वाला 2 ठो देगा, और वो पूरे 5 नंबर का होता है। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से लिखेंगे ताकि 5 में 5 नंबर भेटा जाए। पहले हम लोग प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग लिखकर डैश मार के लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधड़ी भाग 2 के गद्य खंड 20 के दांत कहानी से ली गई है। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह कहानी हमारे समाज के लड़की और लड़के लड़की के भेदभाव को दिखाती है। इतना लिखने के बाद आप लोग एक लाइन छोड़कर और व्याख्या लिख के डैश मारिएगा, और व्याख्या में लिखिएगा सेंस क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। तो वही ना, सेन साहब के 5 लड़कियां बहुत शांत और संस्कारी थी। वे सिर्फ वही करती थी जो उनके माता पिता कहते थे। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, यानी उनके लिए कोई उनको आज़ादी नहीं था। वे कठपुतलियां की तरह रहती थीं, और उनके माता पिता इसे अच्छा पालन पोषण मानते थे। यानी लड़कियों के लिए वो सोचते थे कि यही उनका जीवन है, कोई आज़ादी ना होना चाहिए, केवल घर में ही कठपुतली की तरह रहें। जैसे कठपुतली को रख दिया जाता है और उसको छूने से ही वो हिलती है, डोलती है, एक जगह रहती है, वहीं सेन साहब के मुताबिक उनके लड़कियों का जीवन था। तो आप लोग लिख लीजिएगा। ख वाला देखिए, ऐसे ही देगा। खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी सेन साहब खोखा का जो खराब व्यवहार था, स्वभाव था, उसके स्वभाव के अनुसार अपना भी सिद्धांत ये बदल लिए थे। तब हम लोग पहले प्रसंग लिखेंगे, उत्तर में प्रसंग लिख के डैश मार के लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड 20 के दांत वही कहानी से ली गई है। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, और इस पंक्ति में खोखा को मिलने वाली अत्यधिक छूट को दर्शाते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक खोखा को कितना छूट मिला था उसी को दर्शाने का कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पर एक लाइन छोड़कर यहाँ नीचे से व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग दे के लिखिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग दे दीजिएगा। खोखा बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल बच्चा था। बिगड़ैल है यहाँ पे, बिगड़ैल बच्चा था। वह घर के नियम को तोड़ता था और चीज़ें बर्बाद करता था। और सेन साहब ने अपनी सिद्धांतों को इस तरह बदल लिया था कि खोखा की हर बदमाशी और तोड़ फोड़ उन्हें उसकी समझदारी और इंजीनियर बनने का लक्षण लगती थी। यानी नहीं कह रहे, लेखक कह रहा है कि खोखा का जो बिगड़ैल स्वभाव था उसमें भी सेन साहब जो थे अच्छा दिखने लगा था। खोखा उनको उनको बिगड़ैल स्वभाव जो बच्चों का होता है उसको डांटना चाहिए। तो यहाँ सेन साहब उसको सही मान रहे थे, नहीं खोखा सही कह रहा है। तो यही है, व्याख्या में आप लोग लिख लीजिएगा कि खोखा बहुत जिद्दी और बिगड़ैल बच्चा था। वह घर के नियमों को तोड़ता था, घर के नियमों को हमेशा तोड़ते था और चीज़ों को बर्बाद करता था। सेन साहब अपने और इस पे सेन साहब डांटने के बजाय अपने सिद्धांतों को ही बदल लिए थे। खोखा की हर बदमाशी तोड़ फोड़ उन्हें उसकी समझदारी और इंजीनियर बनने का लक्षण लगता था। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर ऐसे ही लड़के आगे चलकर यहाँ पे गौ वाला है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। इतनी सा पंक्ति देगा और आप लोग को परीक्षा में कहेगा सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में हम लोग प्रसंग लिख के डैश मारेंगे और लिखना है यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, इसके डिटेल बारे में हम लोग प्रसंग में ही होता है। ये पंक्ति कहाँ से है, कहाँ से ली गई है और इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है, इसको प्रसंग कहते हैं। और नीचे उसका व्याख्या करेंगे। तो हम लोग प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुड़ी भाग 2 के गद्य खंड 20 के दांत कहानी से ली गई है और इसके लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। यह वाक्य सेन साहब तब कहते हैं। तो हम लोग गौ वाला अब देखते हैं। गौ वाला में करा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, प्रसंग उत्तर में प्रसंग पहले लिख के डैश मार के लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड 20 के दांत कहानी से ली गई है। इसके लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं और यह वाक्य सेन साहब तब कहते हैं जब मदन उनकी कार को छूने की कोशिश करता है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, वो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू कब की घटना है, कहानी में बता रहे थे जब मदन क्या कर रहा था, सेन साहब के कार को छू रहा था और बस मात्र छू देने से उस बेचारे को सेन साहब का ड्राइवर ऐसा ढकेल देता है कि उसका घुटना फूट जाता है। और उसको घुटना फोड़ विरोध करने पर सेन साहब को मदन जो है चोर डाकू गुंडा दिखने लगता है। तो वही बातें को लिखेंगे व्याख्या कर में, व्याख्या लिख के डैश मार के लिखना है आप लोग को। सेन साहब अमीर होने के घमंड में चूर थे। जब मदन ने उनकी महंगी गाड़ी को छुआ तो ड्राइवर ने उसे ढकेल दिया। मदन के विरोध करने पर सेन साहब ने उसके पिता गिरधर से जाकर कहते हैं कि मदन जैसे गरीब और विद्रोही लड़के आगे चल के अपराधी बनते हैं, यानी गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। उसको आप समझा दीजिएगा, यही बात बोले थे जाकर। अब हम लोग घ वाला देखते हैं। घ करा हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। तो आप लोग को मालूम है यहाँ पर लेखक हंस खोखा को कह रहा है और कौवा वहीं गरीब घर के बच्चे जो थे गली में लट्टू खेल रहे थे उनको कह रहा है। तो ये कांड भी आप लोग जानते हैं। जब सेन साहब अपने किरानी यानी गिरधर लाल से उसके बेटा मदन का शिकायत करते हैं तो रात में जाकर मदन का खूब उस गिरधर लाल पिटाई कर देता है। और सुबह होते ही जब मदन निकलता है कि अपने संगी साथियों को खेल के साथ गली में खेलने के लिए लट्टू नचाने के लिए, तो उसके सुबह की यह बात है। तब प्रसंग पहले हम लोग लिख लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुड़ी भाग 2 के गद्य खंड 20 के दांत कहानी से ली गई है। इसके लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति तब की है जब
कासू यानी उसका खोखा दूसरा नाम था, गली के बच्चों के साथ खेलने पहुंचता है। आप लोग को बताएं हम व्याख्या में लिखिएगा। यहाँ हंस अमीर सेन साहब के बेटे कासू को कहा गया है और कौवे गली के गरीब बच्चों यानी मदन और उसके दोस्तों को। जब कासू मदन को लट्टू नचाते देखा तो उसका मन भी खेलने के लिए मचल गया और वह उनके बीच जा पहुंचा। तो वहीं यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो कासू है वो अमीर बाप का बेटा है, तो फिर काहे गरीबों बच्चों के साथ जाकर मिल रहा है, उसको अलग होना चाहिए। तो वही लेखक का कहना है कि हंस जो है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब कह रहा है छठवां क्वेश्चन है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र ने किस तरह का उत्तर दिया। तो देखिए सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हो रही थी, तो उत्तर में आप उत्तर यहाँ पे लिख लीजिएगा। उत्तर हम लिखना भूल गए हैं। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत क्या हो रहा था, हेडिंग देकर लिखिएगा। सेन साहब अपने दोस्तों के सामने अपने बेटे की खूब तारीफें कर रहे थे कि वह इंजीनियर बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा। उन्होंने अपने पत्रकार मित्र से पूछा कि वे अपने बेटे को क्या बनाएंगे। कि ड्राइंग रूम में सब बातचीत हो रहा था अभी ये इसी बारे में बातचीत हो रहा था ना, तब तक से जैन साहब जी जो थे अपने बेटे का खूब बड़प्पन करने लगे थे बिना पूछे उनसे। तो लोग चुपचाप इन्हीं का बात सुन रहा था। फिर जब ये बात अपन बंद करते हैं तो लोग अब पत्रकार महोदय से बोलता है, पूछते हैं लोग। इस पर पत्रकार मित्र के उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा है, पत्रकार मित्र के उत्तर थोड़ा सा कट कट के आ रहा है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पत्रकार मित्र के उत्तर लिख के डैश मार के लिखिएगा। पत्रकार मित्र बहुत ही गंभीरता से जवाब देते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सबसे पहले एक जेंटलमैन यानी अच्छा इंसान बने। ये तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आगे वह जो चाहे बनने के लिए आज़ाद है। और यह सुनकर सेन साहब चुप हो गए। तो यही है, यही बताया गया ना, यही पत्रकार महोदय बोले थे ना अपने बेटे के बारे में। देखिए जी मैं अब चाहता हूँ कि मेरा बेटा है वो ज़रूर जेंटलमैन बने यानी अच्छा इंसान ज़रूर बने, और इसके लिए इसको पूरी आज़ादी रहेगी, मैं इसको कोई रोक टोक नहीं करने वाला हूँ। इसका जो इसमें मन लगेगा वो अपन ही करें, ये बताए थे पत्रकार महोदय ने उत्तर दिया था, जिसका उत्तर सुनकर सेन साहब बैठ गए। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 7 कह रहा है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा संदेश, जो कहानीकार संदेश देना चाहता है। तो हम लोग डैश मार के, तो आप लोग डैश मार के उत्तर में लिखिएगा। इस विवाद के जरिए लेखक समाज के अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई को दिखाना चाहते हैं, यानी अमीर लोग गरीबों लोग को क्या समझते हैं और अमीरी और गरीबी में क्या अंतर है, क्या गहराई है, इसको दिखाना चाहते हैं। अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते हो, उनकी छोटी सी भूल पर भी जुल्म करने लगते हैं गरीबों पे। वहीं यह विवाद यह भी दिखाता है कि गरीब कब तक अत्याचार सहेगा, कभी न कभी तो वह विरोध करने के लिए खड़ा हो ही जाएगा। यही है, इसी वही संदेश न होता का वही है। अब वहीं से खोखा है, सेन साहब के जो लड़का है खोखा, वो उस गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, बत्ती को कुच दिया, टायर पंचर कर दिया। तो उसमें सेन साहब कह रहे थे मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, इसीलिए वो बत्ती के अंदर क्या है ये जानने का इसको इच्छा है। और वहीं गरीब घर का बेटा मदन जो था मात्र कार को छू दिया तो उनको बहुत बड़ा जुल्म ढा दिया, उनको लगने लगा क्योंकि मदन गरीब का बेटा था। तो यही है, लेखक यही संदेश देना चाहता है। आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो उसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लिख के डैश मारिएगा ब्लैक पेन से।
डैश मार के लिखिएगा। कासू निखोखा मदन और दोस्तों के साथ लट्टू लट्टू खेलना चाहता था। यानी जो कासू जो था, मदन और उसके दोस्त लट्टू खेल रहे थे, उस पे कासू भी उस खेल को खेलने के लिए लग गया था। चाहता था मदन ने अपनी पुरानी दुश्मनी यानी ड्राइवर वाला विवाद जो था, पुरानी दुश्मनी जो ड्राइवर वाला विवाद था, जिसके तहत मदन को मार पड़ा था, के कारण कासू को लट्टू देने से मना कर देता है। इस बात पर कासू ने मदन को घूसा मार देता है और इसी बीच दोनों में लड़ाई हो जाती है। यही ना कारण था लड़ाई का। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और इस लड़ाई से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है ना, लेखक का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के नीचे से लेखक का उद्देश्य लिखिएगा। देखिए हिंदी है, जितना सही ढंग से आप लोग लिखिएगा उतने अच्छा नंबर मिलेगा। तो हम लोग लेखक का उद्देश्य देखेंगे। डैश मार के लिखिएगा आप लोग। लेखक दिखाना चाहता है कि बच्चों में अमीरी गरीबी का भेद नहीं होता है, लेकिन जब अमीर बच्चे को घमंड गरीब बच्चे के स्वाभिमान से टकराता है तो जीत स्वाभिमान की होती है। ये लेखक का यही उद्देश्य है। यहाँ दिखाना चाहता है कि बच्चों में अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं होता है। कोई भी बच्चा हो वो अमीरी गरीबी को देखता नहीं है, चाहे कहीं से भी हो। अगर आप उस बच्चे सीधा हैं, अगर आप स्वाभिमान पे हमारे ठेस पहुंचाएंगे तो आप कितना भी अमीर हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यही लेखक का उद्देश्य है। बच्चों में बता रहे हैं कि बच्चे ये सब नहीं देखते हैं, अमीरी गरीबी साफ तौर पे कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो अमीरी गरीबी को नहीं देखते हैं। आप गलत कीजिएगा तो बच्चे विरोध करते हैं, वो लोग ना समझ होते हैं। यही उसका उद्देश्य होता है। 9वां क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन को समझिए। कह रहे लेखक ना कि महल और झोपड़ी वालों का जब लड़ाई होता है तो देखा जाता है कि अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। और क्यों जीतते हैं? क्योंकि दूसरा झोपड़ी वाला जो होता है वो जाकर महल वालों के साथ हो जाता है, और एक पहला झोपड़ी वाला बेचारा अकेले पड़ता है। इसी वजह से महल वाले जीत जाते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफ करते हैं लेखक के इस कथन को कहानी के एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, समाज में अक्सर अमीर लोग गरीबों को दबा देते हैं क्योंकि वे दूसरे गरीबों को पैसा या नौकरी का लालच देकर अपने साथ मिला लेते हैं। यही होता है ना। इसको लिख के एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, कहानी से उदाहरण लेते हैं। कहते हैं, मदन के पिता गिरधर लाल बहुत गरीब थे और सेन साहब के यहाँ नौकरी करते थे। जब मदन का ड्राइवर से विवाद हुआ था तो गिरधर लाल ने अपने बेटे का साथ देने के बजाय सेन साहब के डर से मदन को ही पीटा था। यहाँ गिरधर झोपड़ी वाला जो था अपने बेटे के साथ न खड़ा होकर अपने नौकरी के लालच में अमीर सेन साहब के साथ खड़ा हो गया था। इसी वजह से बेचारा मदन लाचार हो गया था। तो यही इसका उदाहरण है ना। मदन झोपड़ी वाला था, सेन साहब से टकराया था, महल वाले थे। अब से मदन का बात उसके पिताजी न सुन के डायरेक्ट सेन साहब का बात सुन रहे थे और मदन को पीटने लगे थे। बेचारा क्या करे मदन। तो यही है, लिख लीजिएगा। क्योंकि मदन और उसके पिताजी दोनों लोग झोपड़ी वाले थे, सेन साहब महल वाले हैं। तो दूसरा झोपड़ी वाले यानी मदन के पिताजी जो थे वो सेन साहब की तरफ से बातें कर रहे थे ना, इसीलिए बेचारा मदन महल वाले के सामने हार गया था। तो यही है, कहानी से यही एक उदाहरण ले लेंगे हम लोग। अब 10वां क्वेश्चन लिखेंगे, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू के पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। तो यहाँ पे उत्तर लिखिएगा। ये कि रोज रोज पिटाई करने वाले मदन थोड़े थोड़े बातों पर जो मदन को पिता उसकी पिटाई करते थे,
और अब की बार तो मदन बहुत भारी गलती कर दिया था, क्योंकि सेठ साहब के बेटा का 2 दांत भी तोड़ दिया था। तो अब उसको और दंड मिलना चाहिए, तो उसके बजाय अब क्या करते हैं, तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, गिरधर क्वेश्चन का उत्तर में गिरधर हमें हमेशा सेन साहब की नौकरी खोने के डर से मदन को पीटता रहता था। लेकिन जब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए तो सेन साहब ने गिरधर के नौकरी से निकाल दिया था। अब गिरधर के मन में नौकरी जाने का डर खत्म हो चुका था। उसे गर्व महसूस हुआ कि जो हिम्मत वह खुद कभी नहीं दिखा पाया, उसके छोटे बेटे ने उसे अत्याचारी अमीर और घमंड को चूर चूर करके दिखा दी। इसलिए उसने मदन को गले लगा लिया। देखिए बात यही है ना, मदन जो था हमेशा नौकरी से सेन साहब उसको हटा ना दें, इसलिए मदन की कभी वो नहीं सुनता था। जो भी सेन साहब करते थे आके मदन को पीटते रहता था। लेकिन जैसे ही मदन कासू को मार के 2 दांत तोड़ दिया था, अब यहाँ पे हम्म, सेन साहब उसके पिताजी को ये कांड को देखकर निकाल दिए थे नौकरी से बाहर। अब नौकरी से जब बाहर हो ही गया था गिरधर गिरधर लाल यानी मदन के पिता, तो अब वो बेचारा क्या करे। अब तो नौकरी छूट ही गया है, तो अब जो मदन को मारेगा तो फिर तो नौकरी मिलेगा नहीं। तो अब नौकरी का उसके अंदर से डर खत्म हो गया था। इसीलिए आज उसका बदला तो नहीं ले पाया था सेन साहब से। और सेन साहब से जब बदला नहीं ले पाया था तो सोचा कि चलो हम तो बदला नहीं ले पाए, लेकिन मेरा बेटा जो है उसके उनके बेटा को मारकर 2 दांत तोड़कर बाप का बदला ले लिया है। और इसी बात को लेकर जो गिरधर लाल थे अपने बेटे को गले लगा लिए। यही का है, यही था। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा स्क्रीन को रोककर। प्रश्न 11 है, सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। यानी सेन साहब का कैसन चरित्र था, कैसन कैसा कैरेक्टर के थे वो, उनका हमें कैरेक्टर बताना है। मदन का बताना है, कासू का भी बताना है और गिरधर का भी बताना है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे एक एक लोग का। यहाँ पे नंबर 1 लिख लेना है आप लोग। सेन साहब हेडिंग देकर मार दीजिएगा। तो सेन साहब तो वही था, एक घमंडित अमीर और रूढ़िवादी और मतलबी इंसान थे, जो बेटे और बेटियों में फ़र्क भी करना जानते थे। ये इनका कैरेक्टर था ना। अब दूसरा हम लोग देखेंगे मदन का। तो मदन बेचारा एक स्वाभिमानी था, निडर और साहसी बालक था, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना जानता है। वो नहीं डरता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। अब कासू को देखते हैं हम लोग। कासू कासू क्या है, अत्यधिक लाड प्यार के कारण बिगड़ा हुआ एक जिद्दी और घमंडी लड़का है, जो बात बात पे झगड़ा किसी से झगड़ा कर लेता है। नौकर यहाँ तक कि बहनों पर हाथ उठा देता है। इसको लिखिएगा, अत्यधिक लाड प्यार के कारण बिगड़ा हुआ जिद्दी और घमंडी लड़का है। ये छोटा छोटा लिखा गया है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बोलिएगा, अगला बार से हम इसको बड़ा बड़ा करके देंगे। और लिख लीजिएगा, यहाँ पे सब हम बोल रहे हैं, जाना ही समझ में आ रहा है तो हम पढ़ दे रहे हैं। अत्यधिक लाड प्यार के कारण बिगड़ा हुआ और जिद्दी और घमंडी लड़का था। और गिरधर का चरित्र चित्रण हम लोग देख लेते हैं। गिरधर एक गरीब और मजबूर और डरपोक पिता था, जो अंत में स्वाभिमानी बन जाता है। गिरधर यही ना था, एक गरीब था, सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था और मजबूर भी था बेचारा, करे तो क्या करे। अगर विरोध करे सेन साहब को सेन साहब का विरोध करते तो उसको नौकरी जाने का डर था, इसलिए डरपोक कहा गया यहाँ पे। जो अंत में जैसे ही उसको नौकरी से निकाला गया, वैसे ही अपने बेटे की तरह यह भी स्वाभिमानी बन जाता है। यानी अपना खुद का खुद अपना खुद का बेटा का जो अपने खुद बेटा का यहाँ पे खुद के बेटा के संगे जो अत्याचार हो रहा था, उसको वो बर्दाश्त नहीं करता है। फिर क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन आता है, आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। नायक है यहाँ पे, नायक आप लोग नायक लिख लीजिएगा, नायक जैसा दिख रहा है, नायक है यानी नायक हीरो को कहते हैं। तर्कपूर्ण उत्तर दें, तर्कपूर्ण इसका उत्तर देना है। तो हम आप लोग ये बताइए, आप लोग के दृष्टि में कहानी का नायक कौन हो सकता है, कमेंट में बताइएगा।
हम अपन बता देते हैं। हमारे दृष्टि में कहानी का असली नायक तो मदन ही है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे पिक्चर फिल्म, उसमें हीरो वही होता है जो गलत का विरोध करता है और अब गलत कभी नहीं होने देता है और अमीरी गरीबी में कुछ फर्क नहीं जानता है। तो यहाँ पे इस कहानी में तो मदन ही को ही रोल मिला गया था ना ऐसा। तो हम लोग तर्क देखते हैं। यहाँ पर मदन है लिख कर एक लाइन छोड़ के नीचे तर्क लिख के डैश मार के लिखिएगा। नायक वह होता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। पूरी कहानी में मदन ही वह पात्र है जो सेन साहब के ड्राइवर्स के अत्याचार का विरोध करता है और अंत में कासू, उनके बिगड़ल लड़का कासू के विष के दांत को तोड़कर समाज में शोषित वर्ग की जीत का परचम लहराता है। इसी वजह से हमारे दृष्टि में तो भाई कहानी का नायक मदन ही होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करिए। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, हम लोग को प्रमाण देना है कि शुरुआत से ही ये कहानी का जो स्वर है व्यंग्यपूर्ण रहा है। तो पहला हम लोग प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण नंबर 1 उत्तर में, सेन साहब बेटियों के बारे में लिखते हैं, लेखक सेन साहब की बेटियों के बारे में लिखते हैं कि वे कठपुतलियाँ हैं और माता पिता को इस पर गर्व है। यह समाज की सोच पर गहरा व्यंग है, यानी बच्चियों को इस कहानी में कठपुतलियों के समान समझा गया है। अब लोग बताइए क्या लड़कियाँ कठपुतलियाँ के समान हैं? और यहाँ पर लेखक जो हैं अपने से कठपुतलियाँ शब्द डाले हैं, नहीं कठपुतली किस तरह सेन साहब अपने बेटियों को समझ रहे थे। प्रमाण नंबर 2 है, खोखा द्वारा की गई तोड़ फोड़ को सेन साहब द्वारा इंजीनियर बनने के लक्षण बताते हैं। यह माता पिता के अधे मोह पर करारा व्यंग है, यानी कोई भी पर खोखा जो है कोई भी काम को बिगाड़ देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, तो भी सेन साहब उसको प्यार दुलार देते हैं, डांटने के बजाय इंजीनियर बनने के लिए उसमें लक्षण देखने लगते हैं। यह माता पिता का मोह ही होता है और ये भी एक करारा व्यंग है, लेखक कसते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। देखिए हम शॉर्ट में लिखें, लेकिन आप लोग को सारांश का मतलब क्या होता है कि उस कहानी का पूरा निचोड़, आप उस कहानी को सारांश ये जब भी पूछेगा 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा और आप लोग सारांश लिख सकते हैं। जो आप कहानी अब तो पूरा जान ही गए हैं आप लोग कि कहानी में क्या हुआ है, तो उसको अपने भाषा में लिख दीजिएगा, वही बीच बीच में पैराग्राफ भी चेंज कर दीजिएगा, वही कहानी का सारांश होता है। और कम से कम आप लोग को कहानी का सारांश 150 से 200 शब्दों में लिखना होगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहिएगा, हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे।